हेलो। और आप सबको अंबेडकर जयंती मुबारक और जय भीम। कुछ लोग का जुड़ने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम अपना ओरिएंटेशन क्लास शुरू करेंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो मुझे बताइएगा, और नहीं आ रही है तो भी बताइएगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई कमेंट करके बताएगा प्लीज़। हम कुछ और लोगों का जुड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। तो इस बार जो है पिछली बार की तरह एंट्रेंस एमसीक्यू पैटर्न में होगा। पिछली बार जो है पेपर एमसीक्यू का पहली बार था जो मैंने दिया था। मैं एमफिल फर्स्ट ईयर में हूँ और पिछले साल मैंने एंट्रेंस दिया जो एनटीए ने ही करवाया था। लेकिन पिछले बार का जो एंट्रेंस था उसमें क्वेश्चंस जो है हमारे प्रोफेसर्स ने भी सेट किया था। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हमारे प्रोफेसर्स के दिए हुए थे, क्वेश्चंस एनटीए ने भी सेट किए थे। लेकिन इस बार पूरा का पूरा पेपर ही एनटीए सेट करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को जितना ज़्यादा इक्विप कर सके, चाहे वो एमसीक्यू में हो चाहे थियोरी में हो, और थियोरीज़ को समझने की बात हो, उसको हम लोग करें। सबसे पहली बात कि आपने एंशियंट, मिडीवल या मॉडर्न में से एक चीज़ को सिलेक्ट किया होगा, चाहे वो एमफिल हो या पीएचडी। लेकिन पेपर में बस आपने जो स्ट्रीम चूज़ किया है उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस एमफिल पीएचडी में एंशियंट, मॉडर्न और मिडीवल तीनों के आएंगे। और क्योंकि रिसर्च के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप मास्टर्स लेवल का प्रेपरेशन जितना हो सके उतना आप एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों के लिए करें। लेकिन ये बात भी है कि ज़्यादातर पेपर जो है वो बेस्ड आपका एमफिल और पीएचडी दोनों में इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए होगा कि आपका हिस्टोरियोग्राफी को लेके, हिस्टोरिकल मेथड्स को लेके कितना जानकारी है। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरू करना चाहूँगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल व्यू देना चाहूँगी हिस्टोरियोग्राफी का और हिस्टोरिकल मेथड्स का, किस तरीके से क्या क्या रीडिंग्स पढ़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी का सबसे मेजर सेक्शन रहेगा जो कि लास्ट ईयर पेपर में भी था, एमफिल और पीएचडी दोनों में। और इन क्वेश्चंस में क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो ज़्यादातर ये होता है कि आपका इसके बेसिस पे आता है कि वो एक पैसेज देते हैं और पैसेज से आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, और बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसी के बेसिस में आपको मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन देना चाहूँगी। तो हिस्टोरिकल मेथड्स में सबसे पहले जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस आते हैं वो है पॉजिटिविस्ट और विग हिस्टोरियंस। अब पॉजिटिविज्म या विग हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजिशन दैट इमर्ज इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी एट अ टाइम जब ग्रेट ऑप्टिमिज्म, जो नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिविज्म विच इज ऑप्टिमिज्म, तो ये आता है जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है और साइंसेस और टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंसेस की तरफ बढ़ते हैं। चाहे वो मार्टिन लूथर किंग को आप ले लीजिए, जो पूरा टेस्टामेंट का सिनेरियो था, इन सब से लेके जो है एक हिस्ट्री राइटिंग ये बताते हुए कि हमारा जो पूरा ह्यूमन पास्ट है दैट इज़ अ मार्च टूवर्ड्स अ पॉजिटिव scientific approach, a march towards enlightenment, a march towards positivism.
तो ये जो पूरा स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है, ये इस बात को डिनाउंस, ये रिलीजन के बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग को डिनाउंस करता है। ये इस बात को प्रमोट करता है कि साइंटिफिक ही हिस्ट्री राइटिंग होना चाहिए। तो इसमें जो है एंग्लो अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल यूरोपियन थॉट जो है, इसमें बहुत उनका हाथ रहा। ये जो है एक मूवमेंट की तरह शुरू हुआ, जो कि रिलीजन और सोसाइटी को मार्जिनलाइज करना चाहता था, क्योंकि दे थॉट कि रिलीजन का कोई रोल ही नहीं है इन हिस्ट्री राइटिंग। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी दोहराना चाहूँगी। पॉजिटिविज्म इज अ philosophical position that emerged in the late 18th and 19th centuries at a time of great optimism about the role of science in Anglo-American and continental European thought. It began as a movement designed to marginalize religion and strengthen the role of science in society. और सबसे बड़ा हाथ पॉजिटिविस्ट हिस्ट्री राइटिंग में रहा विग हिस्टोरियंस का। तो इसीलिए इस पूरे हिस्ट्री राइटिंग के हिस्टोरियंस के ग्रुप को हम पॉजिटिविज्म एंड विग हिस्टोरियंस के नाम से जानते हैं। तो विग हिस्टोरियंस जो है, दे एम्फेसाइज्ड ऑन राइटिंग हिस्ट्रीज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ऑन पर्सनल फ्रीडम्स and scientific progress, and they denounced writing histories about the church, about the parish, about the priests or the divine kingdom, the divine right of kings। इससे पहले तक जिस तरीके का हिस्ट्री राइटिंग हम देखते थे, इसको एक बार इंग्लिश में दोहरा दूंगी। विग हिस्टोरियंस emphasize the rise of constitutional government, personal freedoms and scientific progress. This school of historians try to show that the past is a march towards progress and enlightenment, जो मैंने इससे पहले भी दोहराई बात को। और ये जो पूरा हिस्ट्री राइटिंग है, इट इज़ डीपली रूटेड इन यूरोपियन इनलाइटनमेंट। अगर आपको ध्यान होगा तो 18th सेंचुरी में जो इनलाइटनमेंट पीरियड था, बहुत ज़्यादा ये ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन उससे ड्रॉ करते हैं, और इसीलिए उनका हिस्ट्री राइटिंग भी बहुत ऑप्टिमिस्ट और इनलाइटनमेंट की तरफ ही होता है। तो इसमें कुछ बेसिक रीडिंग्स जो आप लोग कर सकते हैं वो है व्हाट इज़ हिस्ट्री बाय E.H. कार। अगर आप लोग के पास नोटबुक और पेन है तो आप लोग प्लीज़ ये नोट डाउन कर लें। सबसे पहले व्हाट इज़ हिस्ट्री बाय E.H. कार, बहुत ही पतली सी किताब है और बहुत ही शानदार किताब है। इसको आप पढ़ लीजिए। इसको आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब आप रिसर्च के लिए एंट्रेंस में बैठने वाले हैं। दूसरी किताब है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ बाय R.G. कॉलिंगवुड। दोबारा रिपीट करूँगी, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री बाय R.G. कॉलिंगवुड। और ये जो मैंने आपको पूरा समझाया पॉजिटिविज्म और विग हिस्ट्री के बारे में, ये ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, लेकिन इसको प्रॉपरली समझने के लिए एक आर्टिकल है, उसका नाम है पॉजिटिविज्म, विगिज्म एंड द केमिकल रेवोल्यूशन। मैं दोबारा रिपीट करूँगी, पॉजिटिविज्म, विगिज्म, WHIGGISM, Vigism and the Chemical Revolution, a study in the historiography of chemistry। ये जो है ये जॉन सी मैकएवॉय ने लिखी है। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पॉजिटिविज्म और विग हिस्ट्री स्कूल क्या है। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में, विच वॉज पाथ ब्रेकिंग। ये जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है, इन्होंने सबसे पहले सोशल हिस्ट्री लिखना शुरू किया, एंड दिस इज द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन, जिसको हम बोलते हैं द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन जब हम बोलते हैं दैट ये मार्क्स के आइडियाज़ पे बेस्ड है। थोड़ा सा बता दूं कि मार्क्स कौन है। मार्क्स एक आपके 19th सेंचुरी के बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलोसोफर हैं, जिन्होंने इस बात को एडवोकेट किया कि बहुत ज़रूरी है कि हम इंटेलेक्चुअल वर्किंग क्लास मूवमेंट को स्ट्रेंथन करें, और जो वर्किंग क्लास का डेस्टिनी है वो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि वर्किंग क्लास का डेस्टिनी ये होना चाहिए कि वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करे, और जो सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है, इस जो करंट
सोशियो अभी अभी के टाइम पे भी इसको हम लोग लागू कर सकते हैं बिल्कुल ही। जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें चेंज आना चाहिए, और इस टाइप का चेंज आना चाहिए जो ह्यूमन सिस्टम को बढ़ावा दे। और इस ह्यूमन सिस्टम से उनका मतलब था कि उन लोगों को डिलीवर करे जिनको हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज किया गया है, और जिनको हिस्टोरिकली इनइक्विटीज़ और डिस्पैरिटीज़ का सामना करना पड़ा है, बेसिकली जो वर्किंग क्लास है। अब इस बात को समझना होगा कि जब मार्क्स लिख रहे थे तब वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे थे, इसीलिए वो वर्किंग क्लास के लिए लिख रहे थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसी मार्क्सिस्ट थियोरी को स्कॉलर्स ने बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया है, चाहे वो कास्ट का बात हो, चाहे वो क्लास और कास्ट को इंटर रिलेट करने का बात हो। बड़े बड़े स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, एंशंट में डीडी कोसाम्बी, आर.एस. शर्मा ले लीजिए, आप मिडिवल में इरफान हबीब ले लीजिए, ये सारे जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हैं इन्होंने मार्क्सिस्ट तरीके से ही हिस्ट्रीज़ को लिखा। और ये मैं बात बता दूं आपको कि इट वाज अ मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस जिन्होंने सबसे पहले सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्रीज़ को लिखना शुरू किया। इससे पहले तक जो हिस्ट्री राइटिंग होता था, जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइन किंगडम, प्रीस्ट, चर्च, इन सब के आसपास होता था, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, इन सब के बारे में होता था। कहीं ना कहीं जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास का स्ट्रगल है, जो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं, उनको साइडलाइन किया गया, जो इस स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने शुरू किया था। तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दूं। The Marxist tradition, which is based on the ideas of Marx and Althusser, as well as E.P. Thompson and the rise of social history. Karl Marx is, of course, as the name suggests, the Marxist school of history is influenced by Karl Marx, who was one of the most influential philosophers of the 19th century. He advocated joining and strengthening an intellectual working class movement, the destiny of which he predicted was to overthrow capitalism as a socio-political and economic system and replace it with a more humane system that could deliver people while discouraging sheer inequities and disparities. जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हिस्ट्री का चीफ टेनेट्स है, जिसको, अच्छा ये भी बता दूं कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को हम हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट। और इनका सेंट्रल जो मैंने आपको बोला उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, इस सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स जो है एक वर्किंग क्लास को झेलना पड़ता है, जो सोशल क्लास की दिक्कतें होती हैं उसके बेसिस पे था। और इसी के बेसिस पे बहुत सारे सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल भी काम आए, जो मार्क्स ने खुद लिखे, एंगल्स ने खुद लिखे, और उसी से डिराइव करते हुए हिस्ट्री को भी लिखा गया। जो while Marxist historians all follow the tenets of dialectical and historical materialism, the way Marxist historiography has developed in different regional and political context has varied. जैसा मैंने आपको बोला कि मार्क्स ने जब लिखा था तो उन्होंने वर्किंग क्लास जो तब का सिनेरियो था, जहाँ वो थे, जहाँ वो बेस्ड थे, वहाँ का सिनेरियो था, उसके बेसिस पे लिखा था। लेकिन जब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको लाए तो जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो ओप्रेस्ड कास्ट है, जो ओप्रेस्ड क्लासेस है, जो ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ हैं, इन सब के ऊपर जो है लिखा गया मार्क्सिस्ट मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसमें बहुत टेनेट्स है, और इसी के लिए आपको मैं थोड़े रीडिंग सजेस्ट करूँगी। आप लिखिएगा अगर आपके पास पेपर और पेन हो तो, एरिक हॉब्सबॉम का मार्क्स एंड हिस्ट्री। बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने इस किताब को लिखा है। आप इसको अगर पढ़ सकें और जितना पढ़ सके आप पढ़िए, एरिक हॉब्सबॉम मार्क्स एंड हिस्ट्री। दूसरी किताब है जो मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी इस स्कूल ने लिखा, तो उसमें आता है E.P. थॉम्सन, द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, और ग्रामसी को आप, एंटोनियो ग्रामसी का एक रीडर है जिसमें उनके आर्टिकल्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला
कि अगर आप एंशंट में आर एस शर्मा का काम पढ़ेंगे या डी डी कोसाम्बी का काम पढ़ेंगे या फिर इरफान हबीब का काम पढ़ेंगे, इन सब ने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को ही लिखा, लेकिन ऑफ कोर्स जो मेथडोलॉजी सब ने यूज़ किया उसमें थोड़े चेंजेस उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से, जो कंडीशंस है उसके हिसाब से, ऑफ कोर्स देयर आर चेंजेस इन मेथडोलॉजी। तीसरा स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है, जो फ्रांस में शुरू हुआ बाय अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच हिस्टोरियंस, दैट इज़ द अनाल्स एंड फ्रेंच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। तो जो अनाल्स एंड फ्रेंच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, जो नेम है अनाल्स, इट केम फ्रॉम अ मैगजीन जो इसी नाम से चलाया जाता था इन फ्रांस बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ। द अनाल्स एंड द फ्रेंच historical tradition is also a school of history which moves towards social history, जो बोलता है कि आप सोशल हिस्ट्री को ही लिखें, सोशल हिस्ट्री पे ध्यान दें, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे ध्यान दें, और जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है उसको कम लिखें। तो ये अनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है फ्रांस में शुरू होता है 19th सेंचुरी में, और रफली 19th एंड 20th सेंचुरी में ये बिगिन होता है। और ये जो स्कूल है इसने हिस्ट्री राइटिंग को फ्रांस में और काफ़ी कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस किया, और इन्होंने सोशल साइंटिफिक मेथड्स को है जो आगे बढ़ाने की कोशिश की, इस बात को स्ट्रेस करते हुए कि सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में लिखा जाए रादर देन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक थीम्स। जैसा कि इससे पहले मैंने जब आपको मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में बताया तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि वर्किंग क्लास हिस्ट्री लिखा जाए, सोशल हिस्ट्रीज लिखा जाए, और उसी के बेसिस में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी काम हुआ है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया। अब एनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री में भी कुछ टेनेट्स है, कुछ डिफरेंट सेक्शंस है। इसमें आपका आता है जो मार्क ब्लॉक और लेफेब्रे, ये दो हिस्टोरियंस हैं, मार्क ब्लॉक एंड लेफेब्रे। इन्होंने एक हिस्ट्री राइटिंग का शुरू किया जिसको इन्होंने नाम दिया टोटल हिस्ट्री का। इनका कहना था कि जब हम हिस्ट्री राइटिंग करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एकदम शुरू से एंड तक का हिस्ट्री राइटिंग करें, एक टोटल हिस्ट्री दें। और इसी स्कूल ऑफ मार्क ब्लॉक ने और लेफेब्रे ने बहुत सारे काम लिखे हैं, और अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप इनका काम पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो अरविंद सिन्हा की एक किताब है फ्रॉम 17th सेंचुरी टू इनलाइटनमेंट, शायद उसका नाम है किताब का, मैं पोस्ट कर दूंगी कमेंट्स में आफ्टर द लाइव। उस किताब में जो लास्ट चैप्टर है उसमें बहुत अच्छी तरीके से अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस का जो डिफरेंट डिबेट्स है उसको अरविंद सिन्हा ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है इसमें है ब्रॉदल। ब्रॉदल ने जो है वो जोग्राफिक हिस्ट्री, टाइम और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को लिखने के लिए बोला, एज वेल एज इसको प्रमोट किया। तो जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री राइटिंग जो शुरू होता है वो अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं ब्रॉदल शुरू करते हैं, और वो जो मेथडोलॉजी देते हैं उसी मेथडोलॉजी के बेसिस में इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज को लिखा जाने लगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सॉर्सरी, विचक्राफ्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ मेंटालिटीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में विच क्राफ्ट और सॉर्सरी के नाम पे महिलाओं को बहुत लंबे समय तक जलाया गया, बहुत लंबे समय तक महिलाओं को इनकार्सनेट किया गया, और उसकी भी एक हिस्ट्री लिखी गई है। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि ये सोशल हिस्ट्री है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो अनाल स्कूल है वो डिफरेंट टेनेट्स की तरफ धीरे धीरे उन्होंने मूव किया, उन्होंने माइक्रो हिस्ट्री की तरफ भी वो मूव किया। अगर आप कार्लो गिन्सबर्ग की एक किताब है द चीज़ एंड द वर्म, वो किताब छोटी है और बहुत सरल शब्दों में लिखी है और बहुत बढ़िया किताब है, उसको अगर आप पढ़ सके तो आप पढ़िए। कार्लो गिन्सबर्ग की किताब है द चीज़ एंड द वर्म, इट इज़ रिटन अबाउट द माइक्रो हिस्ट्री। तो मैंने अभी जो हिंदी में बोला उसको एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दूं। द अनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इज एसोसिएटेड विद द स्टाइल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी डेवलप्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस इन द 20th सेंचुरी टू स्ट्रेस लॉन्ग टर्म सोशल हिस्ट्री।
इसको याद रखिए, टू स्ट्रेस लॉन्ग टर्म सोशल हिस्ट्री. दिस school has influenced history writing in France and many other countries, emphasizing the use of social scientific methods by historians, stressing on social and economic. दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी कि अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने दो चीज़ों को स्ट्रेस किया, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री राइटिंग rather than पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक थीम्स. जैसा कि अगर आप अभी तक जो 3 स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस मैंने बोला, अगर आप कंपेयर करें तो पॉजिटिविस्ट और विग हिस्टोरियंस जो सबसे पहले जिनके बारे में मैंने बताया, दे wanted to write a history of politics. उन्होंने बोला कि हम रिलीजन का हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, हम हिस्ट्री लिखेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट्सेट्रा. तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग था. और उसके बाद जो आपका मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है विच इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग एंड पाथ ब्रेकिंग, जिससे कहीं ना कहीं अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं. तो अगर आप इसको मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग को देखें तो उन्होंने यही कोशिश किया कि उन्होंने सोशल हिस्ट्री लिखा, और सोशल हिस्ट्री उनका लिखा जो सबसे ओप्रेस्ड लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखने की कोशिश की. तो इसमें ईपी थॉमसन का जो किताब मैंने मेंशन किया, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, इसको ज़रूर पढ़ने का कोशिश कीजिए. और अनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री का जो मैंने अभी तक आपको बताया, इसमें जो मैं इंग्लिश में रिपीट कर रही थी, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रे हो गई. तो मार्क ब्लॉक एंड लेफेब्रे हैव ऑल्सो of Annales School of Historians, of different tenets of Annales School of Historians. The first is Mark Bloch and Lefebvre. They wrote using the methodology and they promoted the writing of a total history. They said that the history writing should include from the beginning to the end of the mankind. तो इन्होंने कोशिश किया to write a total history, that is history of everything, but also at the same time only social and economic, not political. तो इंसान कैसे आया और कहाँ गया, ये पूरा हिस्ट्री लिखने की कोशिश इन्होंने की. Second is Brodel. Brodel is the first one who wrote the geographic history, who wrote about the history of time, who wrote about the beginnings of, he is the one who started writing environmental history, and to a larger extent we can say that Brodel is the one who was the one who started writing environmental histories. The third is sorcery, witchcraft and the history of mentalities. And the fourth is anthropology and history. आप देखें कि अभी एक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस हैं और एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक स्कूल ऑफ हिस्ट्री है जो एंथ्रोपोलॉजी से काफ़ी ड्रॉ करता है और एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करते हुए हिस्ट्री राइटिंग करता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनाल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस. तो यह आपके सबसे मेन 3 स्कूल ऑफ हिस्ट्रीज़ हो गए. इसके बाद आपका क्रिटिकल टर्न है जो पॉजिटिविस्ट और मतलब पास्ट प्रेजेंट कल्चर को लेके चलता है. और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री राइटिंग का सेक्शन है, दैट इज़ ब्लैक हिस्ट्रीज़. और इंडिया में जो हिस्ट्री ऑफ कास्ट है, द ब्लैक हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ रेस, और इंडिया में द हिस्ट्री ऑफ कास्ट. तो यहाँ पे जो एक जे स्टोर पे एक आर्टिकल है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन. आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग्स इन एंग्लो अफ्रीका. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन एंग्लो अफ्रीका. ये जो आर्टिकल है ये आपको बताएगा कि कैसे ब्लैक स्कॉलर्स ने ब्लैक हिस्ट्री को लिखा और उसी तरीके से कैसे डिप्राइव्ड सेक्शंस ने अपनी हिस्ट्री को लिखा हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लें. और जो लास्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं द कल्चरल ट्रॉमा. अब मान लीजिए द हिस्ट्री ऑफ वॉर या हिस्ट्री ऑफ वॉर विडोज और हिस्ट्री ऑफ दोज हु वेंट थ्रू अ वॉर. तो ये सारा जो है, या कोई अगर हिस्ट्री लिखेगा अभी जो चल रहा है, मान लीजिए पूरा पैंडेमिक,
अगर इसके ऊपर कोई हिस्ट्री लिखेगा सो दैट विल ऑल्सो बी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि हम सब एक कलेक्टिव ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो एक बार तुरंत सारे हेडिंग्स के साथ रिपीट कर दूं कि जो हिस्टोरिकल मेथड्स हैं और हिस्टोरिकल स्कूल्स हैं, द फर्स्ट इज पॉजिटिविस्ट एंड विग हिस्ट्री, second is the Marxist school of history, the third is annals and French historical tradition, the fourth is the critical turn, the fifth is black history, race and caste, and the sixth is cultural trauma. अब आप लोग कुछ किताबों का नाम लिख लीजिए फॉर annals and French history historical tradition. पहला है मॉरिस आइमार्ट, it's MAURICE Morris, AYMARD मायार्ड एंड हरबंस मुखिया, इन दोनों ने किताब लिखी है, उसका नाम है फ्रेंच स्टडीज़ इन हिस्ट्री। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। अगर आप पूरा ना भी पढ़ पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने का कोशिश कीजिए, इससे आपको एक लार्जर आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज़ अनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री। दूसरा है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पीटर बर्क। पीटर बर्क ने लिखा है द फ्रेंच हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन द अनाल स्कूल। तो कैसे अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखा, इसके ऊपर पीटर बर्क ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इसको पढ़ने का आप लोग कोशिश कीजिए। तीसरा है जॉर्ज हपर्ट, जॉर्ज एज जॉर्ज एंड हपर्ट का स्पेलिंग इज HUPPERT। इन्होंने किताब लिखा है द अनाल स्कूल बिफोर द अनाल्स। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल मेथड्स। और जैसा कि सबसे शुरुआत में मैंने रिपीट किया कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में इसी के बेसिस पे आएंगे, मेथडोलॉजी के बेसिस पे आएंगे। तो ये एक बहुत मेजर सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, और आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग इसको डिकोड करने में लगाएं, इसको पढ़ने में लगाएं, इसकी थियोरीज को समझने में लगाएं। क्योंकि ऐसा है कि बहुत लोग हैं हम में से, जैसे मैंने भी मास्टर्स जो है एंशिएंट में किया, लेकिन मैं भी जब एमफिल का एंट्रेंस दिया मैंने, तो उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आया। और इसी तरीके से बहुत लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न की पढ़ाई की है, मिडिवल की पढ़ाई की है, एंशिएंट की पढ़ाई की है, लेकिन उनको तीनों करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द सेफ वेज इसको मनूवर करने का इज़ एक सेक्शन अपने हाथ में ले लें, जो है आपका हिस्टोरिकल मेथड्स। इसको आप बिल्कुल अपने हाथ में ले सकते हैं। और इसका एक चीट कोड बता दूं, अगर आप इग्नू नोट्स देखें, इग्नू नोट्स आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, और एक बहुत ही बढ़िया मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन का इग्नू नोट्स का एक बहुत बढ़िया सेक्शन है ऑन द हिस्टोरिकल मेथड्स एंड मेथडोलॉजी। जो मैंने बोला उन सबको और भी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कंसाइज है, तो मैं ये नहीं बिल्कुल भी सजेस्ट करूँगी कि बस उसको पढ़िए, लेकिन जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हिस्टोरिकल मेथड्स का, वो वहाँ से शुरू करे। वो सबसे पहले इग्नू नोट्स को पढ़े, और उसके बाद जितनी भी रीडिंग्स मैंने सजेस्ट की उसको उसके बाद पढ़े। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में, जो है आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, जिससे क्वेश्चंस आएंगे। अब ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पूछा है मेरे से, और अभी भी मैं कमेंट्स में देख सकती हूँ कि लोगों ने बताया है कि कैसे एक किताब मैं सजेस्ट कर दूँ एंशिएंट का, मिडिवल का या मॉडर्न का। अब देखिए, उसमें थोड़ा दिक्कत है। वो हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता कि पेपर किस टाइप से आएगा और पेपर में क्या आएगा। और स्पेशली क्योंकि एनटीए इस बार पूरा का पूरा पेपर बना रहा है, तो हम लोग को बिल्कुल भी अपना ब्रॉड बेस्ड प्रेपरेशन रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी एंशिएंट का प्रेपरेशन आप RS शर्मा की किताब पढ़ के शुरू करें। RS शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, RS शर्मा को पढ़े। RS शर्मा के बाद आप रोमिला थापड़ को पढ़े, अर्ली इंडिया, और उसके बाद आप उपिंदर सिंह को पढ़े। उपिंदर सिंह ने मिडिवल हिस्ट्री का एकदम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री तक उन्होंने लिखा है, एंशिएंट टू अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी थरो बुक, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। और ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी ये नहीं सजेस्ट कर रही कि सबको ये सारी किताबें पढ़नी है, लेकिन आप जितना पढ़ सके आप उतना पढ़े, और टॉपिक वाइज अपना प्रेपरेशन रखें।
मिडीवल में आप हरबंस मुखिया को पढ़ सकते हैं, आप इरफान हबीब को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इरफान हबीब ने मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में जो है मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो इंडिया में है उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट है इरफान हबीब, जिन्होंने सोशल हिस्ट्री लिखा, जिन्होंने एग्रीकल्चरल हिस्ट्री लिखा, एज वेल एज उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है मिडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उसके लिए। तो आप इरफान हबीब की किताब पढ़िए, उसके साथ साथ आप सतीश चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा सरल है, थोड़ी पतली है, उसको जल्दी आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न के लिए आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब पढ़िए और आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए। वो दोनों ही सरल हैं और आई थिंक दोनों ही पढ़े जा सकते हैं आराम से, और आप लोगों के पास अभी जो समय है उसका पूरा पूरा आप यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये समय हम लोग को नहीं मिला था, आपको मिला है तो आप ज़रूर इसको यूटिलाइज़ कीजिए। और जैसा मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है ग्रुप में भी और अभी एकदम बिगनिंग में भी, आप इग्नू नोट्स जो है मास्टर्स के हिस्ट्री के उसको एक बार पढ़ डालें, क्योंकि क्या है कि एमसीक्यू पैटर्न में आपका पेपर आएगा। तो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था पिछले बार भी, तो वो थोड़ा फैक्ट बेस्ड आया था, जो एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न के थे, हिस्टोरिकल मेथड्स का नहीं, वो पैसेज के बेसिस पे आया था, पैसेजेस दे दिए गए थे और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था वो। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करने का बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल इक्विप करने का कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न का प्रेपरेशन रखेंगे, आप कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को गार्नर करें। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एंशिएंट में आप पढ़ें कि जैन मंदिर कहाँ कहाँ है, सबसे पहला जैन मंदिर कहाँ बना, या बुद्धिस्ट टेम्पल्स कहाँ कहाँ हैं, बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट जो है आप यूपीएससी और नेट के जो एमसीक्यू की किताबें हैं, मैं समझ सकती हूँ अभी लॉकडाउन है तो आप किताब नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट में आप देखेंगे ये सारे एमसीक्यू के यूपीएससी और नेट के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप उनको पढ़े तो एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। उसी तरीके से मिडीवल हिस्ट्री में अकबर ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, औरंगज़ेब ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या रिफॉर्म्स लाए, हु वाज द फर्स्ट रूलर जिसने करेंसी लाया। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में, तो आप लोग जाके आज रिसर्च कीजिए, ये आप लोग को मैं एक चैलेंज दे रही हूँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, बहुत ही बेतुके हैं रिसर्च के लिए, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि क्लियर करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ज़रूर इसको क्लियर कर पाएंगे। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस आएंगे कि मान लीजिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स कौन लाया हमारे देश में, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिशियल टू स्टार्ट इंग्लिश मोड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। तो बेस्ट वे जो मैंने किताबें बोली वो आप पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आप एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर्स को देखते रहिए, स्पेशली नेट के, क्योंकि वो भी एनटीए करता है, वो भी एनटीए ही सेट करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सेक्शंस को अच्छे से कवर कर लिया है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, और कुछ लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी पोस्ट करना शुरू कर दिया है, तो मैं शुरू से देखती हूँ। विकास, आप पूछ रहे हैं कि आप एमए फाइनल 2018 में किया है और आप एमफिल या पीएचडी में से क्या करें। देखिए, ये तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एमफिल करना है या पीएचडी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने चूज़ किया था कि मुझे एमफिल करना है, मैं पीएचडी का एंट्रेंस के लिए भी नहीं बैठी थी, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि एमफिल और पीएचडी का एक ही एंट्रेंस होगा। तो आपको फॉर्म 2 भरने हैं लेकिन एंट्रेंस 1 देना है, तो मेरे हिसाब से आप दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए और देखिए कि किसमें क्लियर होता है, और जिसमें क्लियर हो जाए उसका, और दोनों क्लियर हो जाए तो और बढ़िया, आपके पास 2 चांसेस होंगे, है ना।
रोशन, आई थिंक आपका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है जो बुक का आपने पूछा. प्रतीक, आप पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू. देखिए, मेरे हिसाब से पहले आप लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कीजिए, और जब एंट्रेंस हो जाता है एक बार, उसके बाद हम लोग एक और लाइव कर सकते हैं या ओरिएंटेशन क्लास जो भी हो इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लोग को प्रपोजल लिखना है तो आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को सेंट्रल रखिए. जितना कम शब्दों में लिख सके उतना कम शब्दों में अपने प्रपोजल को लिखिए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं या रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि आपको दिखाना है कि कोई लकूना है, कि कहीं पे एक हिस्टोरिकल रिसर्च की उम्मीद है और कोई गैप है रिसर्च में जो आपका रिसर्च फिल करना चाहता है. आपको सबसे पहले उस बात को कन्विंस करना पड़ेगा. तो उस बात को आप कैसे कन्विंस करेंगे? उस बात को ऐसे कन्विंस करेंगे कि जो हिस्ट्री राइटिंग उस मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अपना प्रपोजल के बारे में बात करती हूँ. जैसे मेरा है आर्ट हिस्ट्री के ऊपर. मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और मेरा अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड का काम है और मैं आर्ट हिस्ट्री पे काम कर रही हूँ. तो जब मैं अपना काम कर रही थी तो सबसे पहले आई ट्राइड टू लुक फॉर अ लकूना, अ प्लेस जहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च की उम्मीद है, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च करके मैं उस लकूना को फिल कर सकूं. जैसे ही आप वो लकूना सर्च कर लेंगे आपको अपने आप रिसर्च क्वेश्चंस मिलने लग जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि किस बेसिस में आपको लिखना है आपका प्रपोज़ल, तो सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आपको जो भी चीज़ इंटरेस्ट करती है आप जाइए और उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू कीजिए, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए अपने आप. आप यकीन मानिए बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है रिसर्च प्रपोज़ल लिखना और रिसर्च क्वेश्चन ढूंढना. अपने आप आपको लकूना मिलेगा और जैसे ही लकूना मिलता है आपके रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे. रोशन, मैं ऑलरेडी एक बार रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. अगर आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप 12th का NCERT है एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न तीनों का, वो CHS जो सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ है JNU में, जहाँ पे आप लोग एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो अप्लाई किए हैं, वहीं के प्रोफेसर्स ने लिखा है. तो सबसे पहले आप इन तीनों किताबों को पढ़िए. उसके बाद जैसा कि मैंने सजेस्ट किया एक चीट कोड है इग्नू नोट्स, आप इग्नू नोट्स को पढ़िए. उसके बाद एंशंट के लिए RS शर्मा की किताब है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसको पढ़ें. रोमिला थापड़ की किताब है अर्ली इंडिया, उसको पढ़ें. और उसके बाद उपिंदर सिंह की किताब है फ्रॉम एंशिएंट टू अर्ली मिडिवल पीरियड. उसमें से जितना सेक्शंस आप कर सके आप करें. जैसा कि मैंने बोला कि ज़्यादातर जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो मेथडोलॉजी के ऊपर होंगे, जो आपका रिसर्च मेथड्स हैं. जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा आप शुरू से देखिए. मैंने शुरू के 40 मिनट का क्लास जो है वो हिस्टोरिकल मेथड्स के ऊपर ही लिया है, जिसमें 6 डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्ट्रीज़ हैं. आप उसको सुने, मैंने किताबें सजेस्ट की हैं, आप उनको पढ़ें. और मिडिवल के लिए आप इरफान हबीब को पढ़ें, आप सतीश चंद्रा को पढ़ें. और मॉडर्न के लिए मेरे हिसाब से आप शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ें और बिपिन चंद्रा को पढ़ें. निखिल पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा हिस्टोरियोग्राफिकल मेथड यूज़ कर रही हूँ. देखिए, अभी आई एम इन माई फर्स्ट ईयर, तो एज सच अभी तक मेरा कोई हिस्टोरिकल मेथड पर से सिलेक्ट नहीं किया है मैंने. मेरा आर्ट हिस्ट्री है, तो लाइक और सोशल हिस्ट्री है.
तो मेरे हिसाब से मेरा रिसर्च इवेंचुअली मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस की तरफ ही बढ़ेगा, विच इज़ ऑल्सो माई इंटेंशन। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि इट वाज द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस जिन्होंने सबसे पहले सोशल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया, उसको प्रमोट किया और इस बात को बोला कि वर्किंग क्लास हिस्ट्री को लिखना ज़रूरी है। और मार्क्स का ये मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर हम प्रोवाइड कर पाते हैं तब हम अपना जो इवेंचुअल अचीव जो हमको करना है, दैट इज़ अ टोटल चेंज इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी, वो हम पा सकते हैं। कैन यू रिपीट द बुक लिस्ट? रोशन, आई थिंक आई रिपीटेड द बुक लिस्ट अगेन। आप जब ये ख़त्म हो जाएगा आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पोस्ट कीजिए, नहीं तो आज के लिए मेरे हिसाब से हम लोग इस लाइव को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने कवर किया है आप लोग उससे शुरुआत कीजिए, उसके बाद ज़रूर हम लोग दोबारा एक और क्लास लेने का कोशिश करेंगे। और इस बार अगर एमफिल के स्टूडेंट ने लिया है तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पीएचडी के एक स्कॉलर इस क्लास को ले। और जो किताबें मैंने सजेस्ट किया आप लोग को, स्पेशली मेथोडोलॉजी के ऊपर, आप लोग प्लीज़ उन किताबों को पढ़ने का पूरा कोशिश कीजिए। प्रतीक, आप बोल रहे हैं कि आपने एमफिल, हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप दोबारा एक फॉर्म भर सकते हैं पीएचडी के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एमफिल के लिए भरे हैं, आप पीएचडी के लिए भर सकते हैं। वैष्णवी, आप बोल रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन मार्क्सिस्ट स्कूल, बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और आप इसी स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में कंट्रीब्यूशन कर सके। अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें जो आप लोग सबसे पहले शुरू करें, आप इग्नू नोट्स पढ़ें एमए के, आप हिस्टोरिकल मेथड्स के इग्नू नोट्स पढ़ें और उसके बाद जितनी किताबें मैंने सजेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। और क्योंकि देखिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप इस बात को समझिए कि हमें बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है कि आप मॉडर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मिडीवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एंशिएंट के लिए, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने मेंशन किया, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न से क्वेश्चंस के धारा कम होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन मेथोडोलॉजी के ऊपर होती है, जो आपको टेस्ट करना चाहता है एज अ रिसर्चर आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आप सबसे पहले उस सेक्शन को मास्टर कर लें और उसके बाद जैसा मैंने बोला फैक्ट बेस्ड प्रिपरेशन आप करें एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न का। उसके लिए आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो पढ़े ही पढ़े, किताबों को पढ़ें जो मैंने सजेस्ट की। तो मेरे हिसाब से आज हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग हम लोगों से जुड़े। और कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग हमें इस पेज पे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम आप लोग की पूरी मदद करेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आप लोग का आज की सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अम्बेडकर जयंती की मुबारक और जय भीम। धन्यवाद।